नमस्कार, आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप देखोगे रिसेंटली भारत और रूस ने सेलिब्रेट किए हैं 50 इयर्स ऑफ द इंडो सोवियत ट्रीटी। जी हाँ, ये वही ट्रीटी है जिसके अंडर यूएसएसआर ने उस वक्त यूएसए को रोका था भारत पे आक्रमण करने से। और इसलिए जो भारत के एम्बेसडर हैं आज के समय टू रशियन फेडरेशन, वेंकटेश वर्मा साहब, इन्होंने ये कहा है कि जो 1971 इंडो सोवियत पैक्ट था ये शायद भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण, एक्चुअली इन्होंने यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है कॉन्सिक्वेंशियल, ये इंपॉर्टेंट से भी बड़ा है। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब इंपॉर्टेंट तो होता ही है मगर साथ ही साथ जिसका असर भी आपको दिखे। हमने वैसे एग्रीमेंट बहुत सारे साइन किए होंगे अपनी हिस्ट्री में, कहने को काफी इंपॉर्टेंट है मगर ग्राउंड लेवल पर उनका इंपैक्ट दिखा नहीं है। ये सबसे ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो इंडिया ने साइन करी है सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है और इसके 50 साल दोनों कंट्रीज ने यहाँ पे ऑब्जर्व किए। और इवन दो आज के समय जियो पॉलिटिक्स कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, रशिया ज्यादा अलाइंड है चाइना के साथ, हमें यह बात भूलनी नहीं चाहिए कि इस एक ट्रीटी ने साउथ एशिया का जो पूरा नक्शा है ये बदल दिया। बांग्लादेश एज ए कंट्री एग्जिस्ट ना करता अगर ये ट्रीटी साइन ना हुई होती 50 साल पहले। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर जानेंगे कि ये ट्रीटी साइन हुई कैसे थी, इस ट्रीटी में यहाँ पर कौन कौन सी बातें हैं, क्या आज 2021 में इस ट्रीटी की जो प्रोविजंस हैं आज भी स्टैंड करती है, और क्या रशिया ने ऐसी ट्रीटी किसी और कंट्री के साथ आज के समय भी साइन कर रखी है या फिर नहीं। ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा कि 1970 में दुनिया कैसी थी और इसका इम्पैक्ट 1971 की वॉर पे क्या होने वाला था। ना आई एम श्योर आपको बेसिक्स तो पता ही होंगे कि 1971 वॉर में बांग्लादेश की लिबरेशन हुई थी और इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया था। इट वाज द बिगेस्ट सरेंडर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो वॉर से पहले के आप अगर समीकरण देखो तो दुनिया कुछ हद तक ऐसे बटी हुई थी। एक तरफ था भारत और यूएसएसआर। जी हाँ, उस वक्त यूएसएसआर अकेला देश था जो इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। हो सकता है कि आप यहाँ पर कहे इजराइल, वेल देखिए इजराइल टू बी ऑनेस्ट उस वक्त खुलकर इंडिया के सपोर्ट पे नहीं आया, प्राइमरली क्योंकि वो बहुत हद तक अलाइन थे यूएसए के साथ और यूएसए यहाँ पर कंप्लीटली सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को। चाइना भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में और तरीके से सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को। इवन यहाँ पर ईरान, सऊदी अरेबिया, टर्की, लीबिया, यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया, इवन श्रीलंका ने भी पाकिस्तान का समर्थन किया था थ्रू आउट 1970 टू 1979। आप कहोगे नो वे, नहीं, श्रीलंका ने भी पाकिस्तान का सपोर्ट किया। तो इसका आंसर है, आप अगर हिस्ट्री में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जब पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान जाना था जो आज के समय बांग्लादेश है, तो बहुत बार अपने बेसिस इनको प्रोवाइड किए रिफ्यूलिंग के लिए इवन ड्यूरिंग द 1971 वॉर। इसलिए 2011 में पाकिस्तान की सरकार ने शुक्रिया किया था श्रीलंका का कि आपने हमारी मदद करी इन द 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर। यहां पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है 2011 का। तो इंडिया ट्रूली यहां पर आप कह सकते हैं आइसोलेटेड था, सिवाय एक बड़े देश के, एक महाशक्ति के यूएसएसआर के, कोई भी देश इंडिया के सपोर्ट में नहीं था। यहां पर एवरी कंट्री वाज सपोर्टिंग पाकिस्तान। और इसलिए पाकिस्तान के उस वक्त जो आर्मी जनरल थे याया खान, ये बहुत कॉन्फिडेंट थे। इन्होंने ओपनली एक इंटरव्यू में एक बार कहा था कि अगर इंडिया जो ईस्ट पाकिस्तान में कर रहा है, इंडिया जो मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट कर रहा है, अगर इंडिया ने ये ना रोका तो ये लोग इंडिया पे अटैक कर देंगे, देयर विल बी वॉर। मैं चाहता हूं आप ये जो वीडियो फुटेज है ऑफ 1970 बिफोर द वॉर ये देखें। Pakistan's President Yahya Khan keeps his eyes on the Indian border. And I'm warning the world that if they have any idea of taking a chunk of my territory in East Pakistan and think this is not war, let me warn you, and I warn the world, that this will mean war, an overall war, which I hate, I don't like. But for the defense of my country, I must then fight an all-out war. And that will be mean war here in West Pakistan. How close are you to war with India? Very near it. तो यहाँ पे आपने देखा कि 1970 के अंत में, 1970 के नवंबर दिसंबर के आसपास, जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि हाउ क्लोज आर यू टू ए वॉर विद इंडिया, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली कहा
वी आर वेरी क्लोज, कभी भी ये वॉर स्टार्ट हो सकती है, दुनिया को मैं वार्निंग दे दूं और ये वॉर हम यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। नाउ पाकिस्तान को ये कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि यूएसए ने ऑलरेडी अपनी आर्मी को, अपनी नेवी को ऑर्डर दिए थे कि आपको भारतीय सेना को टारगेट करना है, ना सिर्फ भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स को भी टारगेट करना है 1971 में, क्योंकि किसी भी कीमत पर यूएस नहीं चाहता था कि पाकिस्तान का बंटवारा हो जाए। और इसके लिए एक टास्क फोर्स ही बनाई गई, टास्क फोर्स 74। इसमें यूएसए का 7th फ्लीट शामिल था, इनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर, कई फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर शिप्स यूएसए की यहां पर शामिल थी। और इनको बोला गया था कि सिचुएशन जब बहुत ज़रा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, पाकिस्तान हारने लग जाए, तो इमीडिएट बेसिस पर आपको यहां पर अटैक करना है इंडिया को। तो पाकिस्तान काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट था कि इंडिया के पास ज़रा ऑप्शन है नहीं, अगर पाकिस्तान कहीं से वॉर हारने भी लगा तो यूएस इमीडिएटली आकर इंडिया को अटैक कर देगा। अब इस बात को लेकर इंडिया भी काफ़ी हद तक अवेयर था, इसलिए इंडिया ने अगस्त 1971 में ही वॉर से काफ़ी महीने पहले यूएसएसआर के साथ, सोवियत यूनियन के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन करी। ट्रीटी का नाम था इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। और आज भी आप अगर देखोगे तो रशियन गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पर ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं 1971 के, ये अपलोड कर रखे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इंडिया और यूएसएसआर ने ये ट्रीटी साइन करी। ना जो ये अगस्त 1971 की ट्रीटी थी, इसका इम्पैक्ट होने वाला था दिसंबर महीने में होने वाली वॉर पर, क्योंकि यहां पर आप अगर आर्टिकल 9 देखोगे, ये जो पहली बात तो ट्रीटी थी, ये एक डिफेंस पैक्ट नहीं था। यहां पर यह बात कहीं लिखी हुई कि अगर एक कंट्री पर अटैक होता है तो दूसरी कंट्री पर अटैक ऑटोमेटिकली हम मान लेंगे। ये नेटो के आर्टिकल 5 की तरह कोई यहां पर डिफेंस पैक्ट नहीं है, मगर अपने आप में ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रीटी थी। क्योंकि आप अगर आर्टिकल 9 देखोगे इस ट्रीटी का, तो यहां पर लिखा है कि पहली बात तो दोनों कंट्रीज ये एग्री करते हैं कि कोई भी देश जो दूसरे देश को, मतलब दूसरी पार्टी को यहां पे अटैक कर रहा होगा, उस कंट्री को ये सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात यहां पर यह है कि इन एन इवेंट ऑफ ईदर पार्टी बीइंग सब्जेक्टेड टू एन अटैक थ्रेट देयर ऑफ, उस केस में इमीडिएटली म्यूचुअल कंसल्टेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी ताकि इस थ्रेट को हम रिमूव कर सकें। तो आप अगर जेन्युइन वर्डिंग पढ़ोगे इसकी, तो ये लिखा है कि कल को अगर इंडिया पे अटैक होता है, यूएसएसआर को लगता है कि यहाँ पे इंडिया एक थ्रेट फेस कर रहा है, तो म्यूचुअल कंसल्टेशन, आपसी बातचीत इमीडिएट बेसिस पे स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर लिखा नहीं है कि इंडिया पे अटैक मतलब यूएसएसआर पे अटैक। तो अपने आप में देखो, इवन दो ये एक डिफेंस पैक्ट नहीं था, मगर इसको ट्रीट किया गया एज ए डिफेंस पैक्ट। और जैसे यूएसएसआर को फील हुआ कि यूएसए अटैक कर सकता है इंडिया को, इन्होंने अपनी बहुत सारी फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स डिप्लॉय कर दी इंडियन ओशन में। और उसके बाद एक महीने तक, जी हाँ, वॉर के एक महीने बाद तक भी आप अगर देखो तो लगातार यूएसए ने कोशिश करी थी कि कैसे भी करके ये इंडिया को अटैक करे या फिर बांग्लादेश को यहाँ पे छुड़वा ले इंडियन फोर्सेस से। मगर बार बार यूएसएसआर की यहाँ पर जो सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स वाली सबमरीन्स, ये इनको ब्लॉक कर दी गई और इंडिया को यहाँ पर कंप्लीटली डिफेंड करके रखा थ्रू आउट दिसंबर 1971 टू जनवरी ऑफ 1972। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर ये ट्रीटी साइन ना होती तो यूएसए भारत पे अटैक कर देता। ये एक डिजास्टर साबित हो सकता था फॉर इंडिया। और इसलिए आज के समय भारत सरकार के गए हुए जो एम्बेसडर हैं टू रशिया, ये ओपनली कहते हैं कि जो 1971 की ट्रीटी थी, ये भारत की इतिहास की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। नाउ अब आप पूछोगे कि ठीक है, ये तो हुआ था 1971 में, क्या इस ट्रीटी की क्लॉजेस आज भी अप्लाई होती हैं? तो इसका आंसर है नहीं। यूएसएसआर आपको पता होगा 1991 में टूट गया और आज के समय यूएसएसआर की जगह काम कर रहा है रशियन फेडरेशन, जहां पर बॉर्डर इनकी अब कुछ हद तक ऐसी हो गई है। ये है यहाँ पर रशियन फेडरेशन, और रशियन फेडरेशन काफ़ी कमज़ोर है कंपेयर टू यूएसएसआर। इनकी प्रायोरिटीज़ काफ़ी हद तक डिफरेंट है। तो जैसे यूएसएसआर टूटा, अपने आप जो ये 1971 की ट्रीटी थी, ये हो गई नल एंड वॉइड। इसकी जगह इंडिया ने फिर एक नई ट्रीटी साइन करी रशिया के साथ, जिसमें कहीं भी आर्टिकल 9 जैसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो जो 1971 के प्रावधान थे रशिया और इंडिया के बीच में, आज के समय एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, आपको जान के हैरानी होगी, मगर 2001 में रशिया ने जो ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है, ये कर दी थी चाइना के साथ। और चाइना के साथ जो इनकी ट्रीटी है, वहां पे आपको आर्टिकल 9 मिलेगा और सेम लैंग्वेज है, ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज है जो यूएसएसआर ने यूज करी थी इंडिया के लिए इन 1971। ये मैं आपको दिखाता हूं वेबसाइट से। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, ये चाइनीज विदेश मंत्रालय की वेबसाइट है। आप अगर ये गूगल करोगे, द ट्रीटी ऑफ गुड नेबरलीनेस एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन बिटवीन द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड द रशियन फेडरेशन, आपको ये मिल जाएगी। और इसमें आप अगर सर्च करोगे यहाँ पर आर्टिकल 9 आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आप नोटिस कर पाएंगे ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ करी गई है
कि when a situation arises in which one of the contracting parties deem that peace is being threatened and undermined, or its security interests are involved, or when it's confronted with the threat of aggression, the contracting parties shall immediately hold contacts and consultation in order to eliminate such threat. तो इससे आप समझ सकते हैं कि डायमेंशंस काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है. जियोपॉलिटिक्स इज एवर चेंजिंग, मगर हमको हमारी हिस्ट्री भूलनी नहीं चाहिए. यहाँ पर हिस्ट्री से हमेशा हमको लेसन मिलते हैं कि टाइम पर किए गए एग्रीमेंट्स जिनका जेन्युइन इंपैक्ट हो ग्राउंड लेवल पर, दे कैन बी हिस्ट्री मेकिंग. और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे चूज करो द कोर्स ऑफ योर चॉइस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी सीएसई, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स. जो प्लस कोर्स है 24 मंथ्स का, इट इज़ अवेलेबल फॉर जस्ट 3000 रुपीज़ पर मंथ. मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना. यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल. सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर मनी. सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू.